दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे प्रारंभिक नाम डीडीएलजे के नाम से भी जाना जाता है, 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल ने दो युवा अनिवासी भारतीय राज और सिमरन की भूमिका निभाई है, जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है ताकि दोनों शादी कर सकें, लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत, लंदन और स्विट्जरलैंड में की गई थी। अनुमानित कुल कमाई 102.5 करोड़ रुपए, भारत में 89 करोड़ रुपए और विदेशों में 13.50 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ये फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास में सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने पर ये हम आपके हैं कौन के बाद 1990 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जो उस समय किसी एक फिल्म के लिए सबसे अधिक थे, और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। इसका साउंड ट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कई आलोचकों ने काजोल और खान के प्रदर्शन के साथ साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की और फिल्म में एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने दिल की बात सुनने का मिश्रण भी दिखाया। इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया, जो उनके लिए अधिक लाभदायक माना गया। इसने अपनी कहानी और शैली की कई नकलें और विशिष्ट दृश्यों को श्रद्धांजलि दी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई में केवल 3 हिंदी फिल्मों में से एक थी और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की सभी समय की शीर्ष भारतीय फिल्मों की सूची में 12वें स्थान पर थी। 2012 में फिल्म को आलोचकों राचेल ड्वायर और सनम हसन द्वारा 2012 ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट साइट एंड साउंड की सर्वकालिक 1000 महानतम फिल्म गया था। इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म माना जाता है, इस तथ्य के कारण कि यह अभी भी नवंबर 2024 तक मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में दिखाई जा रही है। कथानक। सिमरन लंदन के उपनगरीय इलाके में अपने रूढ़िवादी परिवार के साथ रहती है। उनके पिता बलदेव एक सख्त अनुशासक हैं, जो बाहर समय बिताने या फालतू गतिविधियों में शामिल होने को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। सिमरन की जन्म से ही सगाई हो चुकी है। उसकी शादी कुलजीत नाम के एक व्यक्ति से हुई है, जो पंजाब में बलदेव के दोस्त का बेटा है। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद सिमरन के दोस्त पूरे यूरोप की यात्रा करना चाहते हैं। सिमरन अपने पिता से यात्रा पर जाने की अनुमति मांगती है और वह सहमत हो जाते हैं। यात्रा में एक अलग पार्टी में राज भी है, जो कॉलेज में फेल होने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ जा रहा है।
राज और सिमरन ट्रेन में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे को नापसंद करते हैं। राज जिस भी लड़की से मिलता है उसके साथ इश्कबाजी करता है, लेकिन सिमरन अपने तक ही सीमित रहना पसंद करती है। ज्यूरिख में रुकते समय राज और सिमरन दोनों स्मृति चिन्ह खरीदने की कोशिश करते हैं और अंततः उनकी ट्रेन छूट जाती है। एक विदेशी देश में अकेले फंसे होने पर वे अपने समूह के बाकी लोगों से मिलने के लिए एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। सिमरन राज के सामने खुलकर बात करती है, जो कबूल करता है कि उसकी कई गर्लफ्रेंड थीं। आखिरकार यात्रा के अंत में वे अपने दोस्तों के साथ फिर से मिलते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। जब सिमरन के पिता को ये बात पता चलती है तो वह तुरंत परिवार को पंजाब ले जाते हैं ताकि सिमरन कुलजीत से शादी कर सके। राज सिमरन के लंदन पते पर आता है, लेकिन पता चलता है कि वह चली गई है। वह उसका पीछा करते हुए भारत आ जाता है, जहां वे उसके वर्तमान निवास के बाहर गांव में फिर से मिलते हैं। राज और सिमरन शादी करना चाहते हैं, लेकिन राज नहीं चाहता कि वह उसके साथ भागे। इसके बजाय वह शादी से पहले महीनों तक चलने वाले उत्सवों के दौरान सिमरन के परिवार पर जीत हासिल करने की उम्मीद करता है, ताकि वे खुद इस मैच के लिए सहमत हो सकें। शिकार के दौरान उसकी कुलजीत से दोस्ती हो जाती है और कुलजीत अनजाने में राज को अपने और सिमरन के परिवार से मिलवाता है। राज कुलजीत के घर पर रहता है और शादी की पार्टी का केंद्र बन जाता है। अपने प्रवास के दौरान वह कुलजीत की बहन प्रीति का ध्यान आकर्षित करता है और प्रीति के माता पिता राज के पिता से उनकी शादी की व्यवस्था करने के लिए कहने का फैसला करते हैं। राज के पिता धर्मवीर पंजाब आते हैं और तुरंत इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि राज सिमरन से प्यार करता है, प्रीति से नहीं। सिमरन की शादी की पूर्व संध्या पर राज और सिमरन फिर से भागने पर चर्चा करते हैं, लेकिन राज इस विचार को खारिज कर देता है। अगले दिन बलदेव को यूरोप में राज और सिमरन की एक तस्वीर मिलती है। उससे एहसास होता है कि राज ही वह लड़का है जिससे उसे अपनी यात्रा के दौरान प्यार हो गया था, और वह राज को घर से बाहर निकाल देता है। रेलवे स्टेशन पर राज और कुलजीत झगड़ने लगते हैं। जब कुलजीत धर्मवीर पर हमला करता है तो राज लड़ाई जीत जाता है, लेकिन उसकी जान बचा लेता है। जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, सिमरन बलदेव से उसे राज के साथ जाने देने के लिए विनती करती है। अपनी बेटी के प्रति अपने प्यार को देखकर बलदेव सहमत हो जाता है। राज सिमरन को ट्रेन पर खींचता है, ठीक उसी तरह जैसे वे पहली बार लंदन में मिले थे। ढालना ब्रिटिश फिल्म संस्थान से अनुकूलित क्रेडिट। राज मल्होत्रा के रूप में शाहरुख खान, सिमरन सिमी सिंह के रूप में काजोल, चौधरी बलदेव सिंह के रूप में अमरीश पुरी, लाजवंती लज्जो सिंह के रूप में फरीदा जलाल, अजित सिंह के रूप में सतीश शाह, सिमरन की दादी के रूप में अचला सचदेव, कम्मो कौर के रूप में हिमानी शिवपुरी, अनुपम खेर धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में, कुलजीत सिंह के रूप में परमीत सेठी, प्रीति सिंह के रूप में मंदिरा बेदी, राजेश्वरी छुटकी सिंह के रूप में पूजा रूपारल, सिमरन की सबसे अच्छी दोस्त शीना के रूप में अनायता श्रॉफ अजानिया, सिमरन के चाचा के रूप में ललित तिवारी, राज के दोस्त मोंटी और रॉकी के रूप में करण जौहर और अर्जुन सबलोक। उत्पादन, उत्पत्ति और स्क्रिप्टिंग। चांदनी लम्हे और डर के निर्माण के दौरान आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा की सहायता की। इस दौरान आदित्य ने अपनी खुद की कई स्क्रिप्ट लिखी, जिनमें से एक के बारे में उन्होंने सोचा था कि यह उनकी पहली फिल्म होगी,
लेकिन अंततः उनकी दूसरी फिल्म मोहब्बतें बन गई। अपने पिता से निर्देशन के लिए संपर्क करने से पहले उन्होंने 3 साल तक उस कहानी पर काम किया जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनेगी। यश ऐसा नहीं चाहता था और उसने आदित्य को खुद ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश की। जब वे स्क्रिप्ट के लिए विचारों पर चर्चा कर रहे थे, तो आदित्य ने विचार किया कि राज सिमरन के साथ भागने के बजाय उसके कठोर पिता से शादी की अनुमति मांगेगा। इसके बाद वह स्वयं फिल्म का निर्देशन करने की संभावना को लेकर उत्साहित हो गए। जब उनकी मां, पार्श्व गायिका पमला चोपड़ा इस बात से सहमत हुई कि यह विचार अच्छा है, तो उन्होंने इसे अपने निर्देशन की पहली फिल्म बनाने का फैसला किया। आदित्य एक बेहतरीन फिल्म बनाना चाहते थे जिसे लोग बार बार देख सकें। वह उस समय की विशिष्ट कथानक रेखा से हटना चाहते थे, जिसमें प्रेमी अपने माता पिता के विरोध करने पर भाग जाते हैं और दिखाते हैं कि यदि उनका प्यार पर्याप्त मजबूत होता, तो माता पिता अंततः समझ जाते। मई 1994 में आदित्य ने अपने साथ काम करने के लिए नियुक्त यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन टीम के कई सदस्यों को स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, जिसमें एक सिनेमेटोग्राफर, एक कला निर्देशक और एक संवाद लेखक शामिल थे। वे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन आदित्य अपने विचारों पर कायम रहे। उनके पिता, निर्माता द्वारा उन्हें संपूर्ण संपादकीय नियंत्रण दिया गया था और उन्होंने अपनी रुचि और संवेदनाओं के अनुसार फिल्म बनाई। आदित्य को युवा लगने वाले शब्द विकसित करने के लिए संवाद लेखक जावेद सिद्दीकी और गीतकार आनंद बख्शी दोनों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अंतिम स्क्रिप्ट पर क्रेडिट लिखने को लेकर व्यक्तिगत झड़पें हुईं। पमला की मित्र हनी ईरानी का मानना था कि वह लेखन श्रेय की हकदार थीं जो उन्हें नहीं मिला, और सिद्दीकी का मानना था कि संवाद के लिए आदित्य आंशिक श्रेय के हकदार नहीं थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद दोनों में से किसी ने भी यशराज फिल्म्स के साथ दोबारा काम नहीं किया। स्क्रिप्ट को मंजूरी देने के बाद यश से गानों के बारे में सलाह ली गई, लेकिन ज्यादातर रचनात्मक प्रक्रिया उन्होंने अपने बेटे पर छोड़ दी और इस बात से दृढ़ता से इनकार किया कि वह इस परियोजना पर भूत निर्देशक थे। उन्होंने एक भी फ्रेम शूट नहीं किया और फिल्म लगभग पूरी होने तक उसके कुछ हिस्से भी नहीं देखे। धलाई। आदित्य मूल रूप से चाहते थे कि फिल्म एक भारतीय और एक अमेरिकी के बीच के रिश्ते के बारे में हो। वह मुख्य भूमिका के लिए टॉम क्रूज को चाहते थे, लेकिन यश ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह किसी विदेशी स्टार का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि उनके पात्र अनिवासी भारतीय होंगे। राज की भूमिका निभाने के लिए आदित्य ने शाहरुख खान से संपर्क किया। खलनायक की भूमिकाएं निभाने में सफलता पाने के बाद भूमिका की रोमांटिक प्रकृति के कारण शाहरुख को शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद आदित्य ने सैफ अली खान से मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें शाहरुख को इसके लिए मनाने में दिक्कत हो रही थी। सैफ ने अज्ञात कारणों से मना कर दिया, जैसा कि आमिर खान ने किया, जिसके कारण आदित्य ने शाहरुख का पीछा करना जारी रखा। कई हफ्तों में आदित्य और शाहरुख की 4 मुलाकातें हुईं। आखिरकार उन्होंने शाहरुख को ये कहकर मना लिया कि जब तक वह हर महिला के सपनों का राजकुमार और हर मां के सपनों का बेटा नहीं बन जाते, तब तक वह कभी सुपरस्टार नहीं बन सकते। तब से शाहरुख ने इस फिल्म से उन्हें स्टार बनाने में मदद करने के लिए आदित्य का आभार व्यक्त किया है। शाहरुख ने कहा कि साथी अभिनेता सलमान खान ने भी उन्हें ये भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि उन्हें लगा कि फिल्म बहुत सफल होगी। शाहरुख ने फिल्म की स्क्रिप्ट में गौरी खान के साथ उनकी शादी से पहले के रिश्ते की समानता पर भी गौर किया है। सिमरन के किरदार के लिए काजोल पहली पसंद थी, जिसके लिए वह तुरंत राजी हो गईं। उन्होंने और शाहरुख ने इससे पहले सफल फिल्मों बाजीगर और करण अर्जुन में साथ काम किया था।
काजोल ने कहा कि उनके लिए उनके किरदार से जुड़ना बहुत मुश्किल था, जबकि शाहरुख ने कहा कि राज का व्यक्तित्व उनके जैसा ही था। अभिनेता राज कपूर के प्रति अपनी प्रशंसा के आधार पर आदित्य ने चरित्र के लिए राज नाम और उनके द्वारा बजाया जाने वाला मैंडोलिन चुना। एक सफल स्क्रीन टेस्ट के बाद कुलजीत सिंह की भूमिका के लिए अरमान कोहली और मिलिंद गुंजी की जगह परमीत सेठी को चुना गया। अपने सहायक निर्देशक समीर शर्मा के अलावा आदित्य ने 2 अतिरिक्त सहायकों की मांग की, जिसमें उनके भाई उदय चोपड़ा और करण जौहर शामिल थे। जौहर ने फिल्म में राज के दोस्त की एक छोटी सी भूमिका भी निभाई। शर्मिष्ठा रॉय फिल्म की कला निर्देशक थीं और मनीष मल्होत्रा इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। जहां मल्होत्रा के पास कई नए विचार थे, वहीं आदित्य कपड़ों की शैली को सरल रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि इससे कहानी से ध्यान भटके। इसके बावजूद मेहंदी लगा के रखना, गाने में सिमरन के हरे रंग की पोशाक पहनने के विचार के लिए मल्होत्रा जिम्मेदार थे, जो एक पंजाबी दुल्हन के लिए एक असामान्य रंग था। फिल्माने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को सितंबर 1994 और अगस्त 1995 के बीच कई 5, 10 और 20 दिवसीय शेड्यूल में फिल्माया गया था। फिल्माया गया पहला सीक्वेंस स्विट्जरलैंड में काजोल और शाहरुख के साथ हो गया है तुझको गाने के लिए था। यूरोपीय यात्रा के दृश्य और गाने मुख्य रूप से सानन, मुंडबोवन और गस्टार्ड, स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए थे। अन्य दृश्य इंग्लैंड में ट्राफल्गर स्क्वायर, किंग्स क्रॉस रेलवे स्टेशन और एंजल अंडरग्राउंड स्टेशन सहित स्थानों पर फिल्माए गए। फिल्म के छायाकार मनमोहन सिंह, जो चोपड़ा के नियमित सहयोगी हैं, ने तुझे देखा तो गीत की शूटिंग की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहरी इलाके गुड़गांव में सरसों के खेतों में शाहरुख और काजोल के साथ प्रतिष्ठित सरसों के खेतों के दृश्य शामिल थे। अंतिम दृश्य को फिल्माते समय कलाकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें दिखाया गया है कि सिमरन उस ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रही है जिस पर राज यात्रा कर रहा है। सुलगती गर्मी के कारण शूटिंग करना मुश्किल हो गया और हर बार रीटेक के दौरान ट्रेन को वापस लौटने में 20 मिनट लग गए। अधिकांश प्रोडक्शन के दौरान सरोज खान कोरियोग्राफर थीं, लेकिन उनके और आदित्य के बीच कई विवादों के बाद शूटिंग के अंत में उनकी जगह फराह खान ने ले ली। फिल्म की आखिरकार सफलता के बाद सरोज ने आदित्य को कमतर आंकने के लिए उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया। फराह ने रुक जाओ दिल दीवाने गाने की कोरियोग्राफी की, जिसके दौरान आदित्य ने काजोल को यह नहीं बताया कि शाहरुख उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वह उनकी वास्तविक प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। फिल्म का शीर्षक अभिनेत्री किरण खेर द्वारा सुझाया गया था। ये फिल्म चोर मचाए शोर के गाने ले जाएंगे से आया है। राजपात्र कहानी के दौरान इस गीत के कुछ हिस्सों को गाता है और यह अंत में दोहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शीर्षक द्वारा सुझाए गए क्रेडिट वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। ये फिल्म तब से सार्वभौमिक रूप से DDLJ के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। मुख्य फोटोग्राफी के अंत में शाहरुख को अपना समय इस फिल्म और त्रिमूर्ति के बीच बांटना पड़ा और प्रत्येक फिल्म पर अपना आधा दिन बिताना पड़ा। अगस्त 1995 की शुरुआत में जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर फिल्मांकन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, दिवाली त्योहार के समय अक्टूबर में रिलीज की तारीख तय की गई थी। संगीतकार जतिन और ललित पंडित को बैकग्राउंड स्कोर पूरा करने के लिए केवल 10 दिन दिए गए थे और पहली प्रतियां 30 सितंबर को छपी थीं। फिल्मांकन पूरा होने के बाद आदित्य ने फिल्म निर्माण प्रक्रिया की एक हॉलीवुड शैली की डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, जो भारत में पहले नहीं बनाई गई थी।
करण जौहर और उदय को प्रभारी बनाया गया क्योंकि वे पहले से ही कुछ प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 18 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले 30 मिनट का विशेष दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे द मेकिंग दूरदर्शन द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। विषय वस्तु: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे परिवार, प्रेमलाप और विवाह के सामान्य रूढ़िवादी एजेंडे को दोहराता है, लेकिन ये प्रस्तावित करता है कि भारतीय पारिवारिक मूल्य पोर्टेबल संपत्ति हैं जिन्हें निवास के देश की परवाह किए बिना बरकरार रखा जा सकता है। इसे साबित करने के लिए लंदन में पले बड़े एक एनआरआई राज को कहानी के अच्छे आदमी के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि भारत में पले बड़े कुलजीत को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। यह विशिष्ट भारतीय फिल्मों की भूमिकाओं का उलट है, जो आमतौर पर भारतीयों को पश्चिमी लोगों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ के रूप में चित्रित करती हैं। यहाँ एनआरआई को संभावित मॉडल भारतीय नागरिक के रूप में मान्य किया गया है। कहानी का उद्देश्य पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और व्यक्तिवाद के आधुनिक मूल्य के बीच संघर्ष को पकड़ना है। हालांकि राज और सिमरन उसके लिए अपने पिता की योजनाओं की परवाह किए बिना एक साथ रहना चाहते हैं। राज अपनी प्रेमिका के साथ भागने के बजाय उसके पिता का दिल जीतने की कोशिश करता है। इस और अन्य भारतीय कहानियों में पारिवारिक मूल्यों को अंततः रोमांटिक कथानक से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नैतिक मूल्यों और आचरण के नियमों को व्यक्तिगत इच्छाओं पर प्राथमिकता दी जाती है। फिल्म का तात्पर्य है कि भारतीयता को पारिवारिक जीवन के महत्व से परिभाषित किया जा सकता है, चाहे घर में हो या विदेश में। ये भारतीय परिवार प्रणाली ही है जिसे सामाजिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारतीय पहचान को सबसे अधिक परिभाषित करती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में महिलाओं की पवित्रता को राष्ट्र से जोड़ा जा रहा है। उस दृश्य में जब राज और सिमरन एक साथ रात बिताते हैं और सिमरन चिंतित होती है कि कुछ हुआ है, राज उससे कहता है, आप सोचते हैं कि मैं मूल्यों से परे हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे पता है कि एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत की कीमत क्या है। भरोसा रखें मुझे, कल रात कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय प्रवासियों और उनकी मूल्य प्रणाली को बनाए रखने की कोशिश करने की आवश्यकता और भारतीय महिला की यौन शुद्धता की रक्षा करने की पुरुष की जिम्मेदारी के बारे में बात करता है। द रूटलेज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म्स में रंजनी मजूमदार का कहना है कि फिल्म में अधूरी इच्छाओं का चलन विषय है, जिसका उदाहरण राज के पिता द्वारा उससे जीवन का आनंद लेने के लिए कहना है क्योंकि उसका जीवन संघर्षपूर्ण था, और सिमरन की मां उसे राज के साथ भाग जाने के लिए कह रही थी क्योंकि वह अपने सपनों को जीने में असमर्थ थी। रोजर एबर्ट की वेबसाइट के लिए लिखते हुए स्कॉट जॉर्डन हैरिस का कहना है कि फिल्म की लोकप्रियता समाज के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करने वाले दो विरोधी विषयों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता में निहित है। उन्होंने कहा, ये तर्क देता है कि हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और खुशी जहां भी ले जाए उसका पीछा करना चाहिए, भले ही हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि हमें अपने बड़ों, विशेषकर अपने माता-पिता के तरीकों का सम्मान करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उनकी इच्छा को चुनौती देता हो। उद्धरण चिन्ह राचेल वेयर ने कहा कि यह फिल्म विवाह को माता-पिता और बच्चों के बीच एक समझ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। अरेंज मैरिज की पुरानी परंपरा से लड़ते हुए इसने अभी भी प्रेम विवाह के लिए भी माता-पिता की सहमति लेने के महत्व को प्रोत्साहित किया है। पैट्रिसिया ओबरॉय के अनुसार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हम आपके हैं कौन की थीम को दोहराते हैं आत्म जागरूक तरीके से, साथ ही इसे स्पष्ट रूप से इस तथ्य से जोड़ते हुए कि नायक खुद को और एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं कि भारतीय होने का क्या मतलब है। संगीत
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साउंड ट्रैक में जतिन ललित भाइयों द्वारा रचित 7 गाने हैं, जिसमें जतिन और ललित पंडित भाई शामिल हैं। आनंद बख्शी ने गीत लिखे और लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार शानू, अभिजीत भट्टाचार्य और उदित नारायण ने गायन किया। जब गायिका आशा भोसले ने दोनों से मुलाकात के बाद यश चोपड़ा से संपर्क किया तो जतिन ललित के नाम पर इस काम के लिए विचार किया गया। ये यशराज फिल्म्स के साथ उनका पहला सहयोग था। यश के लिए मेहंदी लगा के रखना गाने के बाद उन्हें नौकरी मिल गई। बदले में उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह एक गाना गाए, जरा सा झूम लूं मैं। पमला चोपड़ा ने कुछ गानों को पंजाबी स्वाद देने के लिए धुनों और वाद्ययंत्रों के चयन में उनकी मदद की। ये साउंड ट्रैक 25 मिलियन से लेकर 100 मिलियन से अधिक की बिक्री के साथ सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। 2005 में बीबीसी एशियन नेटवर्क वेबसाइट पर मतदाताओं द्वारा इस एल्बम को अब तक का शीर्ष हिंदी साउंड ट्रैक आंका गया था। फिल्म का विवाह गीत मेहंदी लगा के रखना सर्वकालिक हिट बन गया। ये दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीयों की शादियों में बजाया जाता है। मुक्त करना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 20 अक्टूबर 1995 को दुनिया भर में बिकने वाले शो के साथ शुरू हुआ। पहले हफ्ते में मुंबई के हर थिएटर का हर शो, एक को छोड़कर, पूरी तरह से भरा हुआ था। ये फिल्म निवासी भारतीयों और एनआरआई दोनों के बीच लोकप्रिय थी। सैन फ्रांसिस्को के 720 सीटों वाले नाज थिएटर में पहले शो के लिए 1000 लोग पहुंचे और थिएटर कर्मचारियों को देर रात एक और शो चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूके में ये फिल्म 1 साल से अधिक समय तक चली। मुंबई का मराठा मंदिर थिएटर 28 साल से डीडीएलजे दिखा रहा है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने रिलीज के पहले महीने में 800 मिलियन से अधिक की कमाई की। फिल्म के शुरुआती हिंदी प्रदर्शन ने भारत में ₹1.13 बिलियन और विदेशों में लगभग ₹200 मिलियन की कमाई की। यह उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और हम आपके हैं कौन के बाद 1990 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ये दुनिया भर में ₹1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म थी और अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड कमाई में से एक थी। फिल्म ने 1996 तक दुनिया भर में कुल ₹2 बिलियन की कमाई की। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक है। 2017 में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने पर इसकी घरेलू शुद्ध आय लगभग ₹4.613 बिलियन है। 2009 तक फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद से मराठा मंदिर के लिए ₹60 मिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित किया था। बाद के वर्षों में उस थिएटर ने कम टिकट कीमतों पर प्रतिदिन एक मैटिनी शो चलाया, जिसका औसत लगभग 50% अधिभोग था। आलोचनात्मक स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 6 आलोचकों में से 100% समीक्षाएं सकारात्मक हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को कई अनुकूल समीक्षाएं मिलीं। साप्ताहिक पत्रिका स्क्रीन की प्रारंभिक समीक्षा में आदित्य चोपड़ा के बारे में कहा गया, एक युवा मास्टर आता है। ऑल मूवी के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए टॉम विक ने कहा, एक बेहद पसंद की जाने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक पूर्वानुमानित कथानक को 3 घंटे से अधिक खींचने और हर मिनट को मनोरंजक बनाने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करती है। जब फिल्म ने 2004 में सिनेमा इंडिया शोकेस द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन सिनेमा के हिस्से के रूप में अमेरिका का दौरा किया तो चार्ल्स टेलर ने सैलून के लिए फिल्म की समीक्षा की और कहा, यह एक त्रुटिपूर्ण विरोधाभासी फिल्म है, आक्रामक और कोमल, कठोर और सुंदर, घिसा पिटा और ताज़ा,
परिष्कृत और अनुभवहीन, पारंपरिक और आधुनिक, मुझे लगता है यह एक क्लासिक भी है। एनडीटीवी के लिए लिखते हुए अनुपमा चोपड़ा ने कहा, शायद राज और सिमरन के रोमांस की मासूमियत जिसमें वे बिना सेक्स के एक साथ रात बिता सकते हैं, क्योंकि राज, एक ब्रिटिश एनआरआई, एक भारतीय महिला के सम्मान के महत्व को समझता है। शायद यही तरीका है जो फिल्म कलात्मक रूप से पितृसत्तात्मक यथास्थिति की पुष्टि करती है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों, एनआरआई और स्थानीय दर्शकों के लिए काम करती है, या शायद ये शाहरुख खान और काजोल का जादू है जिसने इसे बनाया आधुनिक प्रेम का नमूना, जो शानदार और शानदार था लेकिन पूरी तरह से भारतीय था। उन्होंने इस फिल्म को एक मील का पत्थर बताया जिसने 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा को आकार दिया, और यह उनकी निजी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। 2004 में द मलय मेल के मेयर शारिमन ने फिल्म को बॉलीवुड प्रशंसकों और बॉलीवुड से परिचय चाहने वालों के लिए अवश्य देखना कहा। राजा सेन ने 2005 में rediff.com के लिए एक चिंतनशील समीक्षा दी जिसमें फिल्म को पिछले 20 वर्षों में बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों में से एक बताया गया। उन्होंने कहा, शाहरुख खान ने शानदार अभिनय किया है, 1990 के दशक के प्रेमी को बड़ी शिद्दत से परिभाषित किया है, और काजोल को वास्तविक जीवन की अभिनेत्री के रूप में अपनी भूमिका में गर्मजोशी और विश्वसनीयता लाने वाली कहा। सेन ने फिल्म को संतुलित बताया और कहा कि केवल लड़ाई के दृश्य और कुछ माँ बेटी के संवाद ही कई बार देखने के बाद खराब हो सकते हैं। 2012 में रोज़.com के लिए लिखते हुए ओमर एम मुजफ्फर ने फिल्म की तुलना डिज्नी प्रिंसेस की कहानी से करते हुए कहा, युवा राजकुमारी पारंपरिक पितृसत्ता में फंसी हुई महसूस कर रही है, दुनिया की खोज के माध्यम से स्वतंत्रता की तलाश कर रही है, लेकिन अंत में चुपचाप इसे ढूंढ रही है, लेकिन अनुचित प्रेम, नन्ही जलपरी, चमेली, और यहाँ सिमरन। स्कॉट जॉर्डन हैरिस, जिन्होंने 2014 में रोज़.com के लिए भी लिखा था, ने इसे दुनिया की पसंदीदा फिल्मों में से एक कहा और कहा कि यह एक उत्कृष्ट सोप ओपेरा के रूप में चलता है जिसमें अब तक देखी गई सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन जोड़ियों में से एक है। पुरस्कार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को टाइम्स ऑफ इंडिया की 10 बॉलीवुड फिल्में जो आपको मरने से पहले अवश्य देखनी चाहिए की सूची में स्थान दिया गया था। ये फिल्म संदर्भ पुस्तक 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई में 3 हिंदी फिल्मों में से एक थी, अन्य मदर इंडिया और दीवार थीं। इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की सभी समय की शीर्ष भारतीय फिल्मों की सूची में 12वें स्थान पर रखा गया था। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसने उस समय सबसे अधिक फिल्मफेयर ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया। परंपरा। ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन। 2001 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शोले को पीछे छोड़ दिया, जो मिनवा थिएटर में 5 साल से अधिक समय तक चली थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म के रूप में। यह 1995 में अपनी मूल रिलीज के बाद से मराठा मंदिर थिएटर में दिखाई जा रही है। दर्शकों में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने फिल्म को 50 या उससे अधिक बार देखा है, लेकिन फिर भी ताली बजाते हैं, जयकार करते हैं, संवाद बोलते हैं और गाने के साथ गाते हैं, जय जयकार करते हैं। अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म द रॉकी हॉरर पिक्चर शो के साथ तुलना। जब 2011 की शुरुआत में एक थिएटर हड़ताल के कारण फिल्म के निर्बाध प्रदर्शन पर खतरा पैदा हो गया, तो निर्माता यश चोपड़ा ने थिएटर मालिकों से संपर्क करके ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि फिल्म जारी रहेगी। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म कम से कम 1000 सप्ताह तक चलती रहेगी,
जिसे दिसंबर 2014 में हासिल किया गया। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए शाहरुख खान, काजोल, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, मंदिरा बेदी और पूजा रूपारल सहित कलाकार टेलीविजन पर दिखाई दिए। शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल 12 दिसंबर को शाहरुख खान, काजोल और निर्देशक आदित्य चोपड़ा भी प्रशंसकों के साथ लाइव चैट और थिएटर में एक ब्लैक टाई कार्यक्रम में शामिल हुए। उसी दिन उन्होंने फिल्म के निर्माण के बारे में आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। इसके अलावा दिसंबर में यशराज फिल्म्स ने इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से स्मारक लाइसेंस प्राप्त माल के संग्रह की उपलब्धता की घोषणा की। कम उपस्थिति के कारण मराठा मंदिर के प्रबंधन ने 1009 सप्ताह के बाद 19 फरवरी 2015 को फिल्म का प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि प्रशंसकों के भरपूर समर्थन और प्रोडक्शन कंपनी से बातचीत के बाद उन्होंने फिल्म को फिर से स्थापित करने का फैसला किया। 16 मार्च 2020 तक इसे 1251 सप्ताह तक दिखाया गया था और फिल्म 2023 तक प्रदर्शित होती रही। प्रोजेक्शनिस्ट, जो 46 वर्षों से मंदिर में काम कर रहे हैं, ने फिल्म को 9000 से अधिक बार देखा है। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण थिएटर 8 महीने के लिए बंद हो गए। नवंबर 2020 में फिर से खुलने पर फिल्म की स्क्रीनिंग फिर से शुरू हुई। प्रभाव: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने इसकी कहानी और शैली के कई नकलची पैदा किए, खासकर 1990 के दशक में। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा के अनुसार इसने और कुछ अन्य फिल्मों और युवा निर्देशकों ने डिजाइनर फिल्मों का चलन शुरू किया। लेखकों ने कहा कि ये सावधानीपूर्वक पैक किए गए और ब्रांडेड उत्पाद थे जिनमें हर छोटी दृश्य और भौतिक जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड के शीर्ष 20 में भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार नम्रता जोशी ने कहा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने बॉलीवुड रोमांस को इतनी निर्णायक रूप से पुनर्निर्मित किया कि हम उन्हें 2 युगों में विभाजित कर सकते हैं, डीडीएलजे से पहले और डीडीएलजे के बाद। यशराज फिल्म्स पहले अपनी फिल्मों में आइटम नंबरों के लिए भारत के बाहर के स्थानों का उपयोग करने के लिए जाना जाता था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने भारतीय प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई फिल्मों का चलन शुरू किया, जिनकी कहानी के अभिन्न अंग के रूप में विदेशी स्थान है। पात्र स्वयं प्रवासी हैं और भारत और पश्चिम के बीच आसानी से आने जाने में सक्षम हैं। इस प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली कुछ बाद की फिल्मों में परदेस, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, सलाम नमस्ते, नील एन, निक्की और कभी अलविदा ना कहना शामिल हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पहली हिंदी फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई जिसमें एनआरआई मुख्य किरदार में थे। इसने प्रवासी बाजार को उद्योग के लिए राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित करने में मदद की। उस बाजार को देसी बाजार की तुलना में अधिक सुरक्षित वित्तीय निवेश के रूप में देखा जाता था। बाद की कई फिल्मों ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को श्रद्धांजलि दी है। करण जौहर निर्मित हम्फ्टी शर्मा की दुल्हनिया सीधे तौर पर इससे प्रेरित थी। बंगाराम, जब वी मेट, बॉडीगार्ड, चलो दिल्ली, ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस फिल्मों में क्लाइमेक्टिक ट्रेन सीक्वेंस के समान दृश्य शामिल हैं, जिसमें एक महिला चलती ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है और एक आदमी अपनी बांह फैलाकर ट्रेन में चढ़ने में उसकी मदद करता है। ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में एक समान ट्रेन दृश्य था और इसके अंतिम नृत्य अनुक्रम को आंशिक रूप से उसी रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का समापन हुआ था। अक्टूबर 2021 में आदित्य ने घोषणा की कि वह फिल्म पर आधारित कम फॉल इन लव द डीडीएलजे म्यूजिकल नामक एक ब्रॉडवे संगीत का निर्देशन करेंगे। ये 2022-2023 के ब्रॉडवे सीजन में शुरू होगा।
प्रभाव। दर्शकों ने शाहरुख खान और काजोल के बीच स्क्रीन केमिस्ट्री की सराहना की, जिन्होंने बाद में कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज़ खान और दिलवाले सहित कई सफल फिल्मों में एक साथ काम किया, और अक्सर उन्हें इनमें से एक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियां। सोगोसवे ने 2016 में एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया था, जिसमें भाग लेने वाले लगभग 47% लोगों ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को बॉलीवुड की सबसे सदाबहार प्रेम कहानी के रूप में वोट दिया था। शाहरुख खान इस फिल्म को उन्हें स्टार बनाने का श्रेय देते हैं और कहते हैं कि इसने 90 के दशक की रोमांटिक फिल्मों का पूरा परिदृश्य बदल दिया। 2002 में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, एक अभिनेता के रूप में मैं अपने पूरे करियर में जो कुछ भी करूंगा, वह जब भी समाप्त होगा, दिलवाले से शुरू होगा और दिलवाले पर समाप्त होगा। अभिनेत्री फरीदा जलाल ने कहा कि फिल्म ने उनके करियर को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई प्रस्ताव मिले और कोई भी कीमत लगा सकती हैं। इससे पूजा रूपारल, जिन्हें विज्ञापन के प्रस्ताव मिले, और शर्मिष्ठा रॉय के युवा करियर को भी मदद मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बारे में एक किताब लिखी। ये BFI मॉडर्न क्लासिक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों पर अध्ययन की श्रृंखला के लिए चुनी गई पहली हिंदी फिल्म थी। लेखिका अनुपमा चोपड़ा थी और पुस्तक 2002 में रिलीज हुई थी। इसे 2004 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे द मेकिंग ऑफ ए ब्लॉकबस्टर के रूप में हापर कॉलिंस द्वारा पेपरबैक में फिर से जारी किया गया था। अप्रत्याशित रूप से लंबे विलंब के बाद फिल्म को यश द्वारा DVD पर रिलीज किया गया था। 2002 में राज फिल्म्स रिलीज में द मेकिंग और 300 वीक्स सेलिब्रेशन वृत्तचित्र सक्सेस स्टोरी 41वें फिल्मफेयर के क्लिप शामिल थे। पुरस्कार समारोह और अन्य साक्षात्कार। 2006 में रिलीज के बाद से फिल्म के 500वें सप्ताह का जश्न मनाने के लिए एक रात्रिभोज कार्यक्रम में फिल्म क्रू के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसकी मेजबानी मुंबई में स्विट्जरलैंड के महावाणिज्य दूतावास और स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा की गई थी। 2010 में यशराज फिल्म्स ने YRF एन्चांटेड जर्नी नामक एक टूर पैकेज प्रदान करने के लिए भारतीय और स्विस टूर कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि स्विट्जरलैंड के आगंतुकों को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सहित प्रसिद्ध यशराज फिल्मों के लिए उपयोग किए गए फिल्मांकन स्थानों को देखने की अनुमति मिल सके। 2014 में यशराज फिल्म्स ने फिल्म के निर्माण के बारे में एक आकर्षक लेकिन महंगी किताब आदित्य चोपड़ा रिलाइव्स दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिकी फिल्म फ्रेंचाइजी स्टार वॉर्स की पंक्ति मे द फोर्स बी विद यू को उद्धृत करने के जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक हिंदी फिल्म की एक पंक्ति को उद्धृत करने का निर्णय लिया। जनवरी 2015 में उनकी भारत यात्रा। उन्होंने इस फिल्म से एक पंक्ति चुनी, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में, और जोड़ा, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भारत यात्रा के दौरान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का उल्लेख एक क्लासिक भारतीय फिल्म के रूप में किया था। उसी महीने ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ ने पूरा संवाद बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सुनाया और कहा कि वो फिल्म के प्रशंसक हैं। फिर से रिलीज। ये फिल्म 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई। इसने अपने शुरुआती दिन में 10 लाख रुपए की कमाई की और अपने पहले सप्ताहांत में 22.50 लाख रुपए से अधिक की कमाई की।